दो बोनी देवरानी के लंबे बाल। आस्था की 5 बहू थी, जिनमें से उसकी 2 बौनी बहू थी और वो दोनों बहुत ज्यादा काली भी थी, लेकिन उनके बाल बहुत ज्यादा लंबे थे। उनके बालों को देख देख कर आस्था की बाकी की 3 बहू बहुत जला करती थी। हे भगवान, देखो तो सही, जहाँ देखो इनके बाल ही बाल पड़े रहते। घर में तो जैसे चारों तरफ इनके बालों का झुंड पड़ा हो। मैं तो परेशान हो गई हूँ इन बौनियों से। सही कहा बहन तूने, लेकिन तू ही सोच, हमारी सास तो इन दोनों को बोलने से रही। अरे उनसे तो शादी ही इसलिए करवाई गई है कि इन दोनों की, क्योंकि इतने लंबे लंबे बाल जो हैं। और तुझे पता है ना आजकल मार्केट में बालों की कीमत कितनी है। अरे अरे, अगर हमने उनके बाल बेच दिए ना तो पता है कितने अमीर हो जाएंगे। अरे बहुत कीमत मिलेगी उनके बालों की काटने के बाद बेचकर। तभी उनकी सास वहाँ पर आ जाती है और उन तीनों को ये सब बातें करते हुए सुन लेती है। क्या चलता रहता है तुम्हारे दिमाग में? जब देखो कुछ ना कुछ प्लानिंग करती रहती हो। उन दोनों को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती हो तुम तीनों? माँ जी, जब से ये दोनों इस घर के अंदर आई है ना, तब से आपने हम तीनों के ऊपर ध्यान देना तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है। सही कहा बहन तूने। एक बार सोचो जरा माँ जी, इनके बालों के लिए आपने इनकी शादी अपने बेटों से करवा दी। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि आपने हमारी शादी अपने बेटों से क्यों करवाई थी। तुम्हारी शादी मेरी पसंद से करवाई गई थी क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। फिर धीरे धीरे हमारी कंडीशन खराब हो गई। जब मुझे इन दोनों लड़कियों के रिश्ते आए तो मैंने बस एक बात सोची। एक तो ये कि अच्छे परिवार से हैं, दहेज अच्छा खासा मिल जाएगा, ऊपर से इनके बालों की खेती कभी रुकती ही नहीं। अरे तुम्हें तो पता ही है, हर हफ्ते में इनके बाल काटती हूँ और जो बाल काटती हूँ वो मैं बेच कर आ जाती हूँ। उन्हीं से तो पूरे घर का खर्चा चल रहा है। वाह माँ जी वाह, इसका मतलब अब आपकी नजरों में हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि आपकी लंबे बाल वाली बहू आपको बहुत ज्यादा फायदा दे रही हैं। जैसा तुम तीनों सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अपना दिमाग ज्यादा मत दौड़ाओ, चलो अब जाकर काम कर लो। आस्था ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं ये बात पता चलने के बाद आस्था की तीनों बहू घर के काम काज छोड़ देती हैं, जिसके चलते उसकी दोनों बौनी बहू आपस में बातें करने लगती हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, आखिर चल क्या रहा है इस घर के अंदर? हमें तो कोई कुछ समझता ही नहीं। क्या हम इस घर की नौकरानियां हैं? जब से हम इस घर के अंदर आए हैं तब से ही देख रही हूँ, घर के ज्यादा से ज्यादा काम हम दोनों को ही करने पड़ते हैं। अरे हम बौने हैं तो क्या घर के सारे काम हमसे ही करवाए जाएंगे? मैं तो कहती हूँ माँ जी को एक बार ना समझा देना चाहिए। अगर उन्होंने हमारी जेठानियों को नहीं समझाया तो हम अपने मायके चले जाएंगे। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मैं तो कहती हूँ अभी चलते हैं और अभी ही माँ जी से बात कर लेते हैं। आस्था की दोनों बौनी बहू उसके पास आती हैं और उससे कहती हैं, माँ जी ये जो हमारे साथ हो रहा है ना, ये अच्छा नहीं हो रहा है। देखो माँ जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कब तक हम दोनों इस घर में ये सारी चीजें झेलते रहेंगे? माँ जी आप ही बताओ, इस घर में हम 5 बहू हैं और 5 बहू होने के नाते हम पांचों का बराबर काम करने का फर्ज बनता है, लेकिन इस घर के अंदर नौकरानी की तरह सिर्फ हम दोनों ही काम करते हैं। अगर हमारी जेठानियों ने काम करना शुरू नहीं किया तो हम दोनों अपने मायके चले जाएंगे। ये बात सुनते ही आस्था अपने मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मेरी नालायक तीनों बड़ी बहुओं का कुछ नहीं हो सकता, कितना भी उनको समझा लो। ऐसा सोचकर वो अपनी दोनों बौनी बहू से कहती है, तुम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम पांचों इस घर में बराबर की हो। वो बात अलग है कि तुम दोनों की हाइट छोटी है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जेठानियों को अच्छे से समझा दूंगी। आस्था उनके जाने के बाद अपनी तीनों बड़ी बहू को बुलाती है और उनसे कहती है, तुम तीनों ने घर के काम करना ही छोड़ दिया। देखो इस घर का फायदा चाहती हो तो उन दोनों के साथ मिलकर काम करवाती रहो, वरना इस घर के लाले पड़ जाएंगे। और तुम्हें तो पता ही, तुम्हारे तीनों पति किसी काम के लायक नहीं, जब देखो घर में पड़े ही रहते हैं। अपनी सास की इतनी सारी डांट सुनने के बाद तीनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में जाने के बाद आपस में एक प्लान बनाते हैं। दोनों बौनी बहू का बहुत ज्यादा हो गया। अरे हमारी देवरानी होकर हमारी ही चुगली हमारी सास तो कर रही है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो अपनी देवरानी को अच्छा सबक सिखाना है। बहुत अपने बालों के ऊपर कूद रही है, अब देखो इनकी सिट्टी पिट्टी गोल मैं कैसे करती हूँ। इन्हें अपने बालों पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। मैं तो कहती हूँ रात को मौका मिलते ही इनके सारे बाल काट दो। काव्या की बात पर आनंदा और अनन्या दोनों ही सहमत हो जाती हैं। रात को वो सबके सोने के बाद मौका ढूंढती हैं और अपनी देवरानियों के बाल काटने उनके कमरे में पहुंच जाती हैं और धीमी आवाज में एक दूसरे से कहती हैं, 9 रहेगा पास 9 बजे की बांसुरी, आज तो इनका काम तमाम ही कर देंगे हम तीनों। ऐसा मौका हर बार नहीं आता, चलो कैंची से इनके सारे बाल उड़ा देते हैं। सही कहा, चलो आगे बढ़ते और इनके बाल काटते हैं। तीनों मिलकर हेमा और रेखा के बाल काटने के लिए आगे बढ़ती हैं कि तभी वहां पर आस्था आ जाती है और कमरे की लाइट ऑन कर देती है। लाइट ऑन करते ही
वो अपनी तीनों बहू को अपनी बौनी बहू के बाल काटते हुए पकड़ लेती है और उनसे कहती है, ये तो पता ही था कि तुम तीनों कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर करोगी, इसीलिए मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी, जिसमें इन दोनों ने मेरा साथ दिया। तभी हेमा और रेखा भी नींद से उठ जाती हैं। अरे आप हमारी जेठानी हो, आपको तो हमें समझना चाहिए था। हम कोई घमंड नहीं है हमें अपने बालों का, बल्कि हमें ये भी पता है कि हमारे बाल काटकर हर हफ्ते माँ जी उनसे घर का राशन लेकर आती हैं। इस बात से हमें कोई जलन नहीं है, बल्कि हमें तो बहुत खुशी है कि हमारी किसी चीज की वजह से ये घर अच्छे से चल पा रहा है। आपको तो इस चीज में हमारा साथ देना चाहिए, ना कि हमारे खिलाफ हमारे बाल ही काट देने चाहिए थे। तुम दोनों बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे सोचो जरा, अगर इनके बाल ना होते तो ये घर कैसे चलता, हवा पानी से तो चलने से रहा। आशा की बात सुनने के बाद उन तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है और अपने हाथ से वो तीनों कैंचियां फेंक देती हैं। हमने बहुत बड़ी गलती की, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और जबकि इन दोनों ने हमारे साथ कभी बुरा नहीं चाहा। हम तीनों को अपनी गलती का एहसास है, हमें माफ कर दो तुम दोनों। हम तो बस यही चाहते हैं कि इस घर में हम पांचों बहू और हम पांचों एक साथ खुशी से रहें। और जब तक आपको अपनी गलती का एहसास है, हमारे लिए इतना ही काफी है। अब इससे ज्यादा आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, आखिर आप हमारी जेठानियां हो। ये सुनकर उन तीनों को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है और वो तीनों अपनी दोनों देवरानियों को गले से लगा लेती हैं, जिसके बाद वो अपनी बौनी देवरानियों का मजाक उड़ाना भी छोड़ देती हैं और उनके साथ घर के सारे काम मिल बांट के करवाती हैं। इसी के चलते आस्था की पांचों बहू एक साथ एक ही घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं। मेघा बहू, अपनी तीनों देवरानियों को उनके कमरे में ले जाओ, तीनों आराम कर लेंगी, काफी थक गई होंगी। हम क्या इनके नौकर हैं जो इन्हें इनके कमरे तक लेकर जाएं? वर्षा बहू, ये तो कैसी बातें कर रही है? घर में आई नई नवेली बहू से कोई ऐसे बात करता है क्या? तो माँ जी आप ही बताइए, हम इन गरीबों से कैसे बात करें? हमने आपको कितनी बार कहा था कि इन भिखारियों को हमारे घर की बहू मत बनाइए, लेकिन आपने एक नहीं मानी। ये तो अपने साथ एक फूटी कौड़ी भी दहेज में लेकर नहीं आई। अगर आप हमारी बताई हुई लड़कियों से हमारे देवर की शादी करवाती तो वो अपने साथ ट्रक भरकर दहेज लाती। बहू, तुम दोनों को पता है ना, दहेज लेना एक कानूनी अपराध है। तुम्हारी शादी में भी मैंने तुम्हारे घर वालों से कोई दहेज नहीं मांगा था, और इंसान की पहचान उसके अमीर या गरीब होने से नहीं होती, बल्कि उसके अच्छे स्वभाव से होती है। इतना कहकर पल्लवी पूजा, आरती और उमा को उनके कमरे तक ले जाती है। पूजा, आरती और उमा को अपनी गरीबी का ऐसा मजाक उड़ता देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी भी होती है कि उनके साथ उनकी सास पल्लवी का अच्छा बर्ताव है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। अब मेघा और वर्षा घर के सारे काम अपनी तीनों गरीब देवरानियों से करवाती हैं और खुद बैठकर पूरा दिन आराम करती हैं। मेघा बहू, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना कर ले आओ और थोड़ा मेरा सर भी दबा दो। माँ जी, ये सारे काम मुझसे नहीं होंगे, अपनी उन तीनों गरीब बहुओं से बोलिए। मुझे अपनी किटी पार्टी में जाना है और मैं बहुत लेट हो रही हूँ, तो मेरे पास इन फालतू के कामों के लिए ना टाइम नहीं है, ओके? इतना बोलकर मेघा वहाँ से चली जाती है। मेघा की बात सुनकर पल्लवी को बहुत बुरा लगता है। दूर खड़ी आरती सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद आरती किचन में जाती है और पूजा से कहती है, पूजा, माँ जी के सर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो तो उनके लिए एक कप चाय बना दो, जब तक मैं उनके सर की मालिश कर देती हूँ। ठीक है आरती, तुम जाओ, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। माँ जी दिखाइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय, आप देखिएगा चाय पीने के थोड़ी ही देर में आपका सर दर्द कैसे गायब हो जाएगा। मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। बहू तुम तीनों रंग रूप में ही नहीं बल्कि दिल की भी बहुत साफ हो, और वो मेरी बड़ी बहू है मेघा और वर्षा। ना तो उनका रंग रूप साफ है और ना ही उनका दिल। नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए, वर्षा और मेघा भाभी का दिल की बुरी नहीं है, बस उनका थोड़ा स्वभाव ऐसा है, एक दिन उनका स्वभाव जरूर बदल जाएगा। मेघा और वर्षा भले ही अमीर घर से थी, लेकिन रंग रूप में बहुत ही ज्यादा काली थी। पूजा, आरती और उमा का रंग वर्षा और मेघा के मुकाबले बहुत ही ज्यादा गोरा था, और तीनों दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगती थी, जिस वजह से मेघा और वर्षा अपनी तीनों देवरानियों से बहुत जला करती थी। हमेशा उनके सामने अपनी अमीरी का घमंड दिखाकर उनकी गरीबी का मजाक बनाया करती थी। हाँ, जिस घर में खाना मिलेगा या नहीं, कब से खाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन खाने का तो नाम और निशानी नहीं है। कहाँ मर गई तीनों की तीनों? क्या हुआ वर्षा बहू, क्यों चिल्ला रही है? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? ना जाने तीनों की तीनों अभी तक खाना क्यों नहीं बनाकर लाई हैं। कभी तुम दोनों भी घर के किसी काम को हाथ लगा लिया करो, गायों की तरह दिन भर एक जगह पड़ी रहती हो। एक कुत्ता भी जब बैठता है तो अपनी पूंछ से जमीन साफ करके बैठता है, लेकिन तुम तो उस कुत्ते से भी गई गुजरी हो। अब घर का सारा काम वो बेचारी तीनों ही करेंगी क्या? वो तीनों इस घर की बहू हैं, तुम दोनों नहीं हो क्या?
माँ जी, तमीज से बात कीजिए, भूलिए मत हम इस घर की बेटी हैं। उन तीनों की इस घर में सिर्फ नौकरानी की जितनी औकात है, उनकी तो इतनी भी औकात नहीं कि वो हमारे बराबर खड़ी हो सके। और आपने उन तीनों को इस घर की बहू बनाकर लाकर रख दिया। अब तो इस घर का बंटवारा होकर ही रहेगा। क्या? अब तुम दोनों इस घर का बंटवारा करोगी? अरे बहू का तो फर्ज होता है सबको एक साथ रखना, रिश्तों में मिठास बनाना, लेकिन तुम दोनों तो डायन निकली, डायन। मैं तो आस्तीन में 2 सांप पाल रही थी। तेरी इतनी हिम्मत कि अब तू हमें उन तीनों भिखारियों के लिए हमारी इतनी बेइज्जती करे? इतना कहकर वर्षा और मेघा फौरन ही घर का बंटवारा करते हैं। अपनी तीनों देवरानियों और सास को अपने घर से वो निकाल देती हैं। बंटवारे में मेघा और वर्षा के पास रहने के लिए सारी अच्छी से अच्छी चीजें थी, लेकिन पल्लवी और उसकी तीनों बहुओं के पास एक टूटे फूटे मकान के अलावा और कुछ नहीं था। अब तीनों बहुएं और सास एक टूटे फूटे मकान में ही अपना गुजारा करती हैं। अरे, राशन के तो सारे के सारे डिब्बे खाली हो गए हैं। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? सुबह से ना ही तो माँ जी ने कुछ खाया है और ना ही हम लोगों ने। क्या हुआ उमा, अभी तक खाना नहीं बना? आरती, राशन का एक भी दाना घर में नहीं है, मैं खाना कैसे बनाऊं? तो फिक्र मत कर, ये ले तेरे ससुर ने ये कंगन मुझे बड़े ही प्यार से दिए थे। इन कंगनों के अलावा मेरे पास अब कुछ नहीं है। तू इन दोनों को ले जाकर सुनार के पास बेच दे। उनसे जो पैसे आएंगे उन पैसों से कुछ दिन तो हमारे घर का ना गुजारा हो जाएगा। लेकिन माँ जी, ये कंगन तो आपको पिताजी ने बहुत ही प्यार से दिए थे, आप इन्हें हमारे लिए मत बेचिए। हाँ, लेकिन ये कंगन मेरी बहू से ज्यादा कीमती नहीं। जा बहू, इन्हें जाकर बेच दे। पल्लवी आंखों में आंसू लिए भारी मन से कंगन उतार कर पूजा को दे देती है। पूजा ले जाकर उसे सुनार की दुकान पर बेच देती है। कंगन को बेचने पर जो पैसे मिलते हैं, उन पैसों से कुछ दिनों तो घर का गुजारा ठीक ठाक हो जाता है। गर्मी का मौसम होता है, घर के टूटे फूटे होने की वजह से सूरज की किरणें सीधा उनके घर के अंदर तक आती हैं, जिस वजह से घर किसी भट्टी से कम नहीं लगता था। ज्यादा गर्मी की वजह से पल्लवी की तबीयत बिगड़ जाती है, जिस वजह से तीनों बहू पल्लवी के सर पर ठंडे पानी की पट्टी रखती हैं। लेकिन पल्लवी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेघा और वर्षा अपनी सास और तीनों देवरानियों की ऐसी हालत देखकर बहुत खुश होती हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है कि एक दिन मेघा और वर्षा किचन में खाना बना रही होती हैं। मेघा और वर्षा ने पहले कभी भी किचन में काम नहीं किया होता है, जिस वजह से उनकी लापरवाही से किचन की खिड़की में लगे पर्दे में आग लग जाती है और उनका इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं जाता। धीरे धीरे किचन में आग फैलने लगती है और आग के अचानक इतना फैल जाने से मेघा और वर्षा डरने लगती हैं और जोर से चिल्लाती हैं, बचाओ बचाओ, आग आग, हमें कोई बचाओ, हमारी कोई मदद करो। मेघा और वर्षा की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उमा, पूजा और आरती भागी भागी उनके पास जाती हैं और देखती हैं कि चारों तरफ आग लग गई है। ये भगवान, ये क्या हो गया? ये आग कैसे लग गई? ये आग तो बढ़ती ही जा रही है, अब हमें ही दीदियों को बचाना होगा। पूजा, उमा और आरती एक मोटा कंबल ओढ़कर अपनी जान पर खेलकर किचन के अंदर जाती हैं और अपनी दोनों जेठानियों को आग की चपेट में आने से बचा कर ले आती हैं। अपनी तीनों देवरानियों को अपनी जान की बाजी लगाकर खुद को बचाता देखकर मेघा और वर्षा को अपने किए पर पछतावा होता है और वो अपनी सास और तीनों देवरानियों से माफी मांगती हैं। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके और अपनी तीनों देवरानियों के साथ जो कुछ भी किया वो सही नहीं था। हमें हमारी गलतियों का एहसास हो चुका है। हमने आप सबके साथ इतना बुरा किया, लेकिन तुम तीनों ने आज हमारी जान बचाई। अगर तुम तीनों वहाँ नहीं आती तो हम उस आग में जलकर मर जाते। दीदी, आप हमसे बड़ी हैं, आप हमसे माफी मत मांगिए। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही काफी है। हाँ बहू, तुम दोनों की जान बच गई, मेरे लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। पल्लवी और तीनों बहुएं मेघा और वर्षा को माफ कर देती हैं, जिसके बाद अब पल्लवी अपनी 5 बहुओं के साथ खुशी खुशी एक साथ रहती